हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्लांट डाइवर्सिटी में अभी किंगडम फंजाई को लेकर चल रहे हैं और किंगडम फंजाई में हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स पर बात कर ली है। रिप्रोडक्शन पे हमारी बात हो चुकी है कि वहाँ वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलता है, एसेक्सुअल मोड भी मिलता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलता है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने ये देखा कि फंजाई के अंदर ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी होता है, दूसरा कैरियोगैमी और तीसरा मियोसिस होता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि कुछ टाइप्स भी देखने को मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन केस ऑफ फंजाई, जैसे कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट हुआ, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हुआ, सोमेटोगेमी हुआ और स्पर्मेटाइजेशन हुआ। फिर लास्ट में हमने प्रीवियस लेक्चर में यह देखा कि फंजाई को क्लासिफाई किया गया है और फंजाई जो है इसको 4 क्लासेस में जो क्लासिफाई किया गया है वो कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया गया जाता है। नाउ द फंजाई विच आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। सो दीज कैरेक्टर्स आर, फर्स्ट कैरेक्टर इज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। सेकेंड कैरेक्टर यहां पर आता है स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा कैरेक्टर यहां पर लिया गया कि यहां पर फ्रूटिंग बॉडी किस टाइप का बन रहा है, और फोर्थ कैरेक्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन चारों कैरेक्टर के बेसिस पर फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। 4 क्लासेस जो यहां पर आती हैं उसमें सबसे पहली क्लास है फाइकोमाइसेटीज, जिसको हम लोअर फंजाई भी बोलते हैं और साथ ही साथ एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फाइकोमाइसेटीज को एल्गल फंजाई इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्वेटिक हैबिटेट। दूसरी क्लास यहां पर आती है एस्कोमाइसेटीज विच इज कॉमनली नोन एज सेक फंजाई, और इसको सेक फंजाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसमें सोमेटोगेमी देखते हैं तो यहां पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है एंड दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्कस। तो उस एस्कस के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, सेक फंजाई इसका नाम पड़ा। तीसरी क्लास यहां पर है बेसिडोमाइसेटीज विच इज कॉमनली नोन एज क्लब फंजाई, और फोर्थ क्लास आती है फंजाई की ड्यूटेरोमाइसेटीज विच इज कॉमनली टर्म्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। प्रीवियस लेक्चर में हम फाइकोमाइसेटीज के बारे में कंप्लीटली बात कर चुके थे और एस्कोमाइसेटीज में भी हमने कुछ हद तक बात की। एक बार फिर से एस्कोमाइसेटीज पर अगर मैं आपको बताऊं तो एस्कोमाइसेटीज का जो माइसीलियम होता है वह सेप्टेट होता है और ब्रांच नेचर का होता है, लेकिन यहां पर सिनोसिटिक कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। अब यहां पर जब सेप्टेट कंडीशन है तो सेप्टा बन रहा है, और सेप्टा बन रहा है तो उसमें बीच में सिंपल पोर पाया जाता है जिसकी मदद से साइटोप्लाज्म तो पास हो सकता है लेकिन न्यूक्लियस पास नहीं हो सकता है। ये तो बात हुई इसके माइसीलियम के बारे में। फिर हमने देखा कि इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिल रहा है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो यहां पर एस्कोमाइसेटीज के अंदर देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा, और यहां पर जो एसेक्सुअल स्पोर बनता है एस्कोमाइसेटीज के अंदर वो बनता है कोनिडिया। तो कोनिडिया फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलेगी। अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर 2 मेथड से ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चलता है, एक तो सोमेटोगेमी के द्वारा और एक गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा। लेकिन मोस्ट ऑफ मेंबर जो होते हैं एस्कोमाइसेटीज के वो सोमेटोगेमी को परफॉर्म करते हैं, और आपको पता ही है कि सोमेटोगेमी का मतलब होता है व्हेन देयर विल बी द डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ 2 माइसीलियम। 2 अलग अलग माइसीलियम यदि डायरेक्टली फ्यूज कर रहे हैं तो आप उसको क्या बोल देंगे, सोमेटोगेमी बोल देंगे। अब यहां पर किसी भी तरह का कोई सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस पूरे ही सोमेटोगेमी में आपने ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, जिसमें प्लाज्मोगेमी भी होगा, कैरियोगेमी भी होगा और साथ ही साथ मियोसिस भी होगा। अब यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्योंकि ये एस्कोमाइसेटीज है तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज भी बन के आती है जिसको हम कहते हैं डाइकैरियोन, मींस अ सिंगल सेल दैट कंटेन्स द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो यहां पर डाइकैरियो फेज भी आपको देखने को मिलेगी। फिर यहां पर हुआ क्या कि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पहुंच जाते हैं, तो वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो बना वो क्या, एस्कस कहलाता है। फिर कैरियोगेमी हो गई उन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के अंदर, तो फिर यहां पर बन गया डिप्लॉइड न्यूक्लियस।
अब इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर जब मियोसिस होता है तो फिर हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो हैप्लॉयड स्पोर्स बन के आ रहे हैं उनको बोला गया एस्कोस्पोर्स। अब ये जो एस्कोस्पोर्स यहां पर बने हैं ये कहां बने हैं? इनसाइड द एस्कस। मींस इसका जो ओरिजिन माना जाएगा वो एंडोजीनस ओरिजिन माना जाएगा। और ये जो एस्कोस्पोर्स यहां पर बने हैं दीज आर द सेक्सुअल स्पोर्स इन एस्कोमाइसिटीज। अब ये एस्कोस्पोर्स यूजुअली एक एस्कस के अंदर 8 बनते हैं, यानी इनका नंबर जो होगा वो यूजुअली 8 होगा एक एस्कस के अंदर। अब एस्कस बन गया, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स भी बन गए। नाउ दे आर सराउंडेड बाय द फंगल फिलामेंट्स और एक पूरी बॉडी, एक फ्रूटिंग बॉडी बन के आ जाती है जिसको एस्कोकार्प कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, तो नाम है एस्कोकार्प। अब ये एस्कोकार्प जब बन जाता है तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट टू एस्कस एज वेल एज एस्कोस्पोर्स। और फाइनली जब एस्कोस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ एस्कस एज वेल एज एस्कोकार्प, तो ये एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट होते हुए नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करा देते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि एस्कोकार्प के टाइप हो सकते हैं, कि हो सकता है वो बॉल शेप्ड हो। अगर बॉल शेप्ड होता है या क्लोज्ड होता है तो हम उसको क्लिस्टोथीसियम बोल देते हैं। अगर मान लीजिए वो ओपन है और डिस्क शेप्ड है तो हम उसको बोल देते हैं एपोथीसियम। और अगर मान लीजिए वो फ्लास्क शेप्ड है तो हम उसको बोल देते हैं पेरिथीसियम। तो यहां तक हमारी ये बात हो चुकी थी। ये लास्ट हमने ये देखा था कि क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम और एपोथीसियम कुछ टाइप्स हैं एस्कोकार्प के। अब इसके आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे बात करने जा रहे हैं कि एस्कोमाइसिटीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एस्कोमाइसिटीज का लिया गया दैट इज द पेनिसिलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको लर्न करना ही है इस एग्जाम्पल को, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अब पेनिसिलियम एक ऐसा फंजाई है जो कि बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज को, जिससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती है। और आप जानते हैं उस एंटीबायोटिक को, दैट इज द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। सो दिस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम की एक स्पीशी है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम और इसी से ऑब्टेन होती है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन जो है आप जानते ही हैं कि ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल पर एक्ट करता है, ठीक है। ये पहले भी हमारी बात हुई थी कि पेनिसिलिन इज दैट एंटीबायोटिक विच एक्ट ऑन द सेल वॉल। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है दैट पेनिसिलिन जो है इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। तो ध्यान रहे कि आपसे पूछा जाए कि फंजाई से ऑब्टेन होने वाला सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, तो फिर आंसर जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, ठीक है। कोई सा भी एंटीबायोटिक हो, चाहे वो फंजाई से ऑब्टेन हुआ हो या फिर बैक्टीरिया से ऑब्टेन हुआ, लेकिन सबसे पहला एंटीबायोटिक जो ऑब्टेन हुआ वो पेनिसिलिन ही है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया, तो फिर आपका आंसर जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंड दैट स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, जो कि एक तरह का एक्टिनोमाइसिटीज है। ये हमारी पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन फंजाई के केस में अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो कि ऑब्टेन होता है पेनिसिलियम नोटेटम से एंड इट वाज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। अब ये जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई ये एक चांस डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। तो इंपॉर्टेंट नाम आता है हमारे सामने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग he discovered the penicillin। लेकिन इन्होंने जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी की ये एक तरह की चांस डिस्कवरी थी कि बेसिकली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही वाज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया दैट इज स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे वो? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर वो वर्क कर रहे थे। और जब उस बैक्टीरिया पे वर्क करते टाइम वो अपना एक्सपेरिमेंट लगाकर कुछ दिनों की वेकेशन पे चले गए, क्योंकि पेट्री प्लेट तैयार करने थे उनको बैक्टीरिया के। और कुछ समय बाद जब वो आके देखते हैं तो बैक्टीरियल कॉलोनीज तो डेवलप नहीं हुई उसमें, इंस्टेड ऑफ दैट वहां पर उनको कुछ फंगल कंटैमिनेशन देखने को मिला। अब ये जो फंगल कंटैमिनेशन यहां पर डेवलप हुआ वो एक्चुअली पेनिसिलियम नोटेटम था।
तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि इनहिबिट कर रहा है बैक्टीरियल ग्रोथ को। तब जाके डिस्कवरी हुई किसकी? पेनिसिलिन की। तो एक तरह की जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, ये एक तरह की चांस डिस्कवरी थी। तो क्वेश्चन आपसे यहां पर अराइज होता है कि पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी की वो किस पर वर्क करते हुए की? तो आपका आंसर जाएगा यहां पर when he worked on Staphylococcus bacteria, then he discovered the antibiotic penicillin। तो इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये अगर हम पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहां पर ये फंगल फिलामेंट है और इस फंगल फिलामेंट से ही अराइज हुआ यहां पर एक कोनिडियोफोर। अब ये जो कोनिडियोफोर यहां पर बन के आ रहा है ये ब्रांच्ड नेचर का। तो इंपॉर्टेंट बात है, पेनिसिलियम के अंदर जो कोनिडियोफोर बनता है वो ब्रांच्ड कोनिडियोफोर बन के आता है और कोनिडियोफोर के ऊपर ही यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं एंड दोज एसेक्सुअल स्पोर्स आर नोन एज कोनिडिया। तो पेनिसिलियम के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात सामने आ गई कि यहां पर जो स्पोर्स बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं? वो बन रहे हैं कोनिडिया। और कोनिडिया जो होते हैं वो एक तरीके के एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। और यह भी याद रखें कि यहां पेनिसिलियम के अंदर जो कोनिडियोफोर बनता है वो किस नेचर का बनता है? ब्रांच नेचर का बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेनिसिलियम। दूसरा जो मेंबर आता है एस्कोमाइसिटीज का, उसका नाम है एस्परजिलस। अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है एस्कोमाइसिटीज के अंदर। अब एस्परजिलस की कई स्पीशीज हो सकती हैं, जिसमें से कुछ स्पीशीज एक डिजीज कॉज करती हैं जिसको बोला गया एस्परजिलोसिस। सो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस, दे आर रिलेटेड टू अ डिजीज दैट इज नोन एज एस्परजिलोसिस। अब एस्परजिलोसिस तो डिजीज कॉज करता ही है ये एस्परजिलस, लेकिन साथ ही साथ एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज होती हैं वो कुछ टॉक्सिन्स भी सिक्रीट करती हैं एंड दोज टॉक्सिन्स आर टर्म्ड एज एफ्लाटॉक्सिन्स। क्या बोलते हैं उन टॉक्सिन्स को? एफ्लाटॉक्सिन्स बोलते हैं। ये जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं ये कैंसर कॉजिंग होते हैं, मींस दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। तो एफ्लाटॉक्सिन्स के बारे में ध्यान रखें और एक एस्परजिलोसिस डिजीज के बारे में ध्यान रखें कि आपसे पूछा जाए कि एस्परजिलस की जो स्पीशीज होती हैं वो कौन सी डिजीज कॉज करती हैं, तो नाम है एस्परजिलोसिस। तो फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एस्परजिलस की स्पीशीज से एक हार्मफुल टॉक्सिन सिक्रीट होते हैं जिनका नाम क्या है? तो आंसर जाता है एफ्लाटॉक्सिन्स। और ये एफ्लाटॉक्सिन्स का जो नेचर है वो कैसा है? दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर, मींस दे आर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज आती है एस्परजिलस की, दैट इज एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर, ये एस्परजिलस नाइगर जो होता है इट इज नोन एज वीड ऑफ लेबोरेटरी। किस नाम से जाना जाता है? दे आर नोन एज वीड ऑफ लेबोरेटरी। कि मान लीजिए आप लेबोरेटरी के अंदर कुछ कल्चर मीडियम आपने तैयार किया, कि आपको एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करवाने हैं। मान लीजिए टिश्यू कल्चर में आपने कल्चर मीडियम तैयार किया। अब कुछ समय बाद आप देखते हैं जब एक्सपेरिमेंट करने बैठे तो आपने देखा कि उस कल्चर मीडियम के अंदर कुछ फंगल कंटामिनेशन आ गया। तो जनरली लेबोरेटरी कंडीशन में जो फंगल कंटामिनेशन कल्चर मीडियम पर देखने को मिलता है दैट इज द ग्रोथ ऑफ एस्परजिलस नाइगर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वीड ऑफ लेबोरेटरी बोला जाता है। तो ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि वीड ऑफ लेबोरेटरी किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या जाता है? एस्परजिलस नाइगर। ये एस्परजिलस नाइगर जो है इट प्रोड्यूसेस द सिट्रिक एसिड। तो इससे क्या ऑब्टेन हो रहा है? एस्परजिलस नाइगर इट ऑब्टेन और इट प्रोड्यूसेस द सिट्रिक एसिड। और यही क्वेश्चन पूछा गया नीट 2020 में। तो ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि एस्परजिलस नाइगर के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये वीड ऑफ लेबोरेटरी तो कहलाता है, साथ ही साथ इट प्रोड्यूसेस द सिट्रिक एसिड। अब यहां पर देखिए कि जब हम एस्परजिलस का माइसीलियम देख रहे हैं तो इस एस्परजिलस के माइसीलियम में भी ये कोनिडियोफोर बना, लेकिन यहां पर ये जो कोनिडियोफोर आपको दिखाई दे रहा है ये किस नेचर का? अनब्रांच नेचर का। तो कंपैरिजन आ गया अपने सामने कि जब हम पेनिसिलियम का माइसीलियम को देख रहे थे तो वहां पर कोनिडियोफोर जो बन रहा था वो ब्रांच नेचर का कोनिडियोफोर बन रहा था, लेकिन एस्परजिलस के अंदर कोनिडियोफोर का जो नेचर है वो है
अनब्रांच्ड, और इस अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर पर जब ये वेसाइकल की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो इस पर अब ये एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, और इन्हीं सेक्सुअल स्पोर्स को आपने क्या बोल दिया, कोनिडिया बोल दिया। यानी पेनिसिलियम के अंदर और एस्परजिलस के अंदर, दोनों के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं वो कौन से बनते हैं, कोनिडिया वहां पर बनते हुए आपको दिखते हैं। लेकिन दोनों में कोनिडियोफोर का डिफरेंस आ रहा है कि एस्परजिलस के अंदर तो अनब्रांच नेचर का है, जबकि पेनिसिलियम के अंदर वो ब्रांच नेचर का कोनिडियोफोर है। एस्कोमैसिटीज के कुछ और एग्जांपल्स आते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल और आता है जिसको हम बोलते हैं क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स की एक स्पीशी है क्लेविसेप्स परपूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक एग्जांपल, क्लेविसेप्स परपूरिया, एंड इट कॉजेज अर्गॉट डिजीज। ये कॉज करता है एक डिजीज, इसका नाम है अर्गॉट डिजीज। इट कॉजेज अर्गॉट ऑफ बाजरा एंड अर्गॉट ऑफ राई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्वेश्चन यहां से पुटअप किया जा सकता है आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखें इसको कि क्लेविसेप्स परपूरिया विच बिलोंग्स टू एस्कोमैसिटीज, इट कॉजेज अ डिजीज नेम्ड अर्गॉट डिजीज, एंड दिस डिजीज इज occurs in बाजरा एज वेल एज इन राई। तो अर्गॉट ऑफ बाजरा और अर्गॉट ऑफ राई किससे होता है, क्लेविसेप्स परपूरिया से होता है। अब क्लेविसेप्स परपूरिया से एक ड्रग ऑब्टेन होती है दैट इज नोन एज अर्गॉटिन ड्रग। कौन सी ड्रग ऑब्टेन हो रही है, अर्गॉटिन ड्रग ऑब्टेन हो रही है। साथ ही साथ इससे एक नार्कोटिक ड्रग भी ऑब्टेन होती है जिसको बोला गया LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। इस LSD का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। तो LSD जो है एक नार्कोटिक ड्रग है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लेविसेप्स परपूरिया, एंड दिस LSD इज हेलुसिनोजेनिक इन नेचर। किस नेचर की है ये, हेलुसिनोजेनिक नेचर की है। हेलुसिनेशंस होते हैं इससे, यानी कोई व्यक्ति है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा नशा होता है इससे। जब हमने कहा ये एक तरह की नार्कोटिक ड्रग है। फिर एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है एस्कोमैसिटीज का विच इज नोन एज मोर्चेला। अब ये जो मोर्चेला है ये कॉमनली इनको हम मॉरेल्स के नाम से जानते हैं। दे आर कॉमनली टर्म्ड एज मॉरेल्स एंड दे आर एडिबल इन नेचर। कैसे हैं ये, जो मोर्चेला जिसको अपन कॉमनली मॉरेल्स बोल रहे हैं ये एडिबल फंजाई है एक तरीके का, एंड दे बिलोंग्स टू एस्कोमैसिटीज। अब मॉरेल्स या मोर्चेला जो हैं दे आर कंसीडर्ड एज डेलिकेसीज, मींस मोर्चेला जो है ये एक तरह के डिलीशियस फूड की तरह कंज्यूम किए जाते हैं। डिलीशियस फूड होता है एक तरीके का, मींस दे आर कंसीडर्ड एज डेलिकेसीज। तो ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है कि मोर्चेला जो है दे आर कंसीडर्ड एज डेलिकेसीज, मींस दे आर डिलीशियस इन नेचर। डिलीशियस फूड की तरह इनको कंज्यूम किया जाता है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहां पर, दैट इज न्यूरोस्पोरा। एस्कोमैसिटीज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल न्यूरोस्पोरा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जितनी भी बातें हैं वो बहुत ही ध्यान में आपको रखनी है यहां पर। अब न्यूरोस्पोरा इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज रेड और पिंक मोल्ड, जिसको रेड और पिंक मोल्ड भी कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा इट इज कंसीडर्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूरोस्पोरा को प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। अब जो न्यूरोस्पोरा है, ये न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंजाई है which is used for the study of genetics and biochemical studies in the plant kingdom। इन न्यूरोस्पोरा को लेकर ही जेनेटिक्स और बायोकेमिकल स्टडीज को परफॉर्म करवाया जाता है फॉर द प्लांट किंगडम। अब देखिए, जैसे कि अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम के अंदर जो जेनेटिक्स और बायोकेमिकल स्टडीज को परफॉर्म करवाते हैं तो उसमें ड्रोसोफिला को लिया जाता है, ठीक। तो उसी तरीके से अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम के अंदर जेनेटिक्स और बायोकेमिकल स्टडीज को परफॉर्म करवाने के लिए न्यूरोस्पोरा की मदद ली जाती है। कारण यह है कि न्यूरोस्पोरा का जो जीनोम है इट इज द सिंपलर जीनोम, तो आसानी से इसमें जेनेटिक्स और बायोकेमिकल स्टडीज को परफॉर्म करवा लिया जाता है। तो यही कारण है कि जैसे एनिमल किंगडम में जेनेटिक्स और बायोकेमिकल स्टडीज को परफॉर्म करवाने के लिए ड्रोसोफिला को लिया जाता है,
ऐसे ही प्लांट किंगडम में जेनेटिक्स और बायोकेमिकल स्टडीज को परफॉर्म करने के लिए यहां पर हम न्यूरोस्पोरा को ले लेते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दिस न्यूरोस्पोरा इट इज कंसीडर्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। फिर एक साइंटिस्ट हैं बीडल एंड टैटम, इन्होंने एक जेनेटिक्स के अंदर ही एक थ्योरी को प्रपोज किया था, और वो थ्योरी जो उन्होंने प्रपोज की वो न्यूरोस्पोरा पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते ही परफॉर्म करवाई थी, एंड दैट थ्योरी इज पॉपुलरली नोन एज वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बीडल एंड टैटम proposed one gene one enzyme theory in genetics by performing his experiments on न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा पर ही अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क को परफॉर्म करवाते हुए उन्होंने जेनेटिक्स की एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी दी, दैट इज नोन एज वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। तो ये न्यूरोस्पोरा से रिलेटेड जितनी भी बातें अपन ने यहां पे की हैं सब ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन को पुटअप किया जा सकता है, तो ध्यान रखना है इन सभी बातों पर। फिर आता है एक और एग्जाम्पल एरिसाइफी। अब एरिसाइफी से भी एक डिजीज कॉज होती है प्लांट्स के अंदर, एंड दैट डिजीज इज नोन एज पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो होती है प्लांट्स के अंदर वो किस फंजाई से होती है, तो आंसर है आपका एरिसाइफी। और ये एरिसाइफी किसको बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। फिर आता है ट्रफल्स, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल है कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं एस्कोमाइसिटीज के जिसको हम ट्रफल्स बोलते हैं, एंड दीज ट्रफल्स दे आर ऑल्सो एडिबल इन नेचर। ये भी एक तरीके के एडिबल नेचर के ही होते हैं। तो दो ऐसे एग्जांपल्स आए हैं हमारे पास एस्कोमाइसिटीज में जिनका नेचर एडिबल नेचर है। एक तो है मोर्शेला विच आर कॉमनली नोन एज मॉरेल्स, और वो एक तरीके के डेलिकेसीज होते हैं, मींस दे आर डिलीशियस इन नेचर। तो साथ ही साथ ट्रफल्स भी एडिबल नेचर के फंजाई हैं विच बिलोंग्स टू द एस्कोमाइसिटीज। तो ध्यान रखना है आपको, इतने सारे एग्जांपल्स अपन ने यहां पर डिस्कस किए, ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं और आपको इनको छोड़ना नहीं है। सारे एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपना वर्क करना है यहां पर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक अपन ने जितने एग्जांपल्स एस्कोमाइसिटीज के देखे वो सारे माइसीलियल फंजाई थे, लेकिन यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर फंजाई है, मींस इट इज नॉन माइसीलियल फंजाई। ये नॉन माइसीलियल फंजाई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक एक्सेप्शनली यहां पर यूनिसेलुलर फंजाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? यीस्ट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस यीस्ट को कहां पर प्लेस करना चाहिए, तो आपका आंसर जाता है प्रोटिस्टा। दैट अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन यीस्ट शुड बी प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा बिकॉज किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बट दिस यीस्ट इज स्टिल प्लेस्ड इन किंगडम फंजाई। और किस क्लास में? क्लास एस्कोमाइसिटीज में। और कारण है कि यीस्ट का जो लाइफ साइकिल है इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ एस्कोमाइसिटीज, कि एस्कोमाइसिटीज का जो लाइफ साइकिल है बिल्कुल वैसा का वैसा लाइफ साइकिल यीस्ट परफॉर्म करवाता है। इसीलिए अभी भी इसको कहां पर रखा जा रहा है? स्टिल इट इज प्लेस्ड इन क्लास एस्कोमाइसिटीज ऑफ फंजाई। तो यहां पर ये विशेष कर आपको ध्यान देना है कि वैसे तो ये यूनिसेलुलर फंजाई है, लेकिन ये एक्सेप्शनली फंजाई के अंदर ही प्लेस किया हुआ है अभी भी इसको। नाउ यीस्ट जो होता है इट ग्रोज ऑन राइपन्ड फ्रूट्स। यीस्ट जो होते हैं वो कहां पर ग्रो करते हैं? राइपन्ड फ्रूट्स पे, लाइक ग्रेप्स, शुगर केन, डेट पाम एंड ऑल्सो ऑन सम फ्लावर्स। तो यीस्ट कहां कहां पर ग्रो हो सकते हैं? राइपन्ड फ्रूट्स पे हो सकते हैं, साथ ही साथ फ्लावर्स पे हो सकते हैं। राइपन्ड फ्रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ग्रेप्स हो सकते हैं, शुगर केन हो सकता है, डेट पाम हो सकता है। अब यहां पर यीस्ट हमने बोल ही दिया कि ये यूनिसेलुलर फंजाई है, यहां पर किसी प्रकार का कोई माइसीलियम नहीं बनता है, तो माइसीलियम जो होगा यहां पर एब्सेंट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम शुगर सॉल्यूशन के अंदर यीस्ट को डाल देते हैं तो वहां पर ये एक फॉल्स माइसीलियम बना देता है, यानी स्यूडो माइसीलियम बना देता है। और वो स्यूडो माइसीलियम लगातार जो कई सारे यीस्ट हैं वो आपस में बडिंग करते हुए
वो एक स्यूडोमाइसीलियम की रिजेंबलेंस देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि इफ द यीस्ट दे आर ग्रोन इन द शुगर सॉल्यूशन देन स्यूडोमाइसीलियम और फॉल्स माइसीलियम इज फॉर्म्ड, बिकॉज इन शुगर सॉल्यूशन दे ग्रो वेरी फास्ट एंड दे परफॉर्म और दे एग्जिबिट्स द एक्सेसिव बडिंग। वहां पर क्या हो जाती है, उसके अंदर एक्सेसिव बडिंग हो जाती है। देखिए यहां पर अगर अपन ने एक पेट्रोल प्लेट में ये शुगर सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर एक यीस्ट सेल को डाल दिया, अब यीस्ट क्या करेगा, उस शुगर सॉल्यूशन के अंदर एक्सेसिव बडिंग करता है और एक्सेसिव बडिंग हो जाने के कारण वहां पर हमें एक माइसीलियम की तरह स्ट्रक्चर दिखता है जो कि ट्रू माइसीलियम नहीं है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज स्यूडोमाइसीलियम और यू कैन से फॉल्स माइसीलियम। तो ध्यान रखना है आपको कि यीस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंजाई अर्थात नॉन माइसीलियल फंजाई है। इट कैन ग्रो ऑन राइपन फ्रूट्स एज वेल एज ऑन फ्लावर्स। माइसीलियम यहां पर नहीं होगा और जब यीस्ट को हम किसी शुगर सॉल्यूशन के अंदर प्लेस कर देते हैं देन इट फॉर्म्स द स्यूडोमाइसीलियम एंड दैट स्यूडोमाइसीलियम इज फॉर्म ड्यू टू एक्सेसिव बडिंग। हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बात बताई थी कि वैसे तो जितने माइसीलियल फंजाई होते हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलता है वो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, लेकिन यीस्ट या यीस्ट का कोई स्ट्रेन है तो उसके अंदर बडिंग देखने को मिलेगी या फिर फिशन देखने को मिलेगा। तो फिर हमारे पास दो नाम आते हैं यहां पर कि यीस्ट का एक नाम है सेक्रोमाइसिस, तो फिर एक और स्ट्रेन है इसका शाइजोसेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस जो है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, बडिंग देखने को मिलती है, जबकि शाइजोसेक्रोमाइसिस के अंदर आपको देखने को मिलता है फिशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यीस्ट जो है शुगर सॉल्यूशन के अंदर अगर प्लेस किया जाता है तो वो स्यूडोमाइसीलियम को बना देता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कि यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जो कि फर्मेंटेशन में काम करता है। दैट्स व्हाई दिस यीस्ट इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन फंजाई। इसको फर्मेंटेशन फंजाई भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन फंजाई। तो आपसे पूछा जा सकता है एस्कोमाइसीटीज का ऐसा कौन सा मेंबर है जो कि फर्मेंटेशन फंजाई के नाम से जाना जाता है, दैट विल बी द यीस्ट। तो यीस्ट जो है कई फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को बनाने में मदद करता है, जैसे कि इट इज यूजफुल इन अल्कोहल प्रोडक्शन, साथ ही साथ ये ब्रेड फॉर्मेशन में भी काम करता है, यानी ये वाइन इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है, तो साथ ही साथ ये बेकरी इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है। अब यीस्ट को हमने यहां पर बोला इट इज अ फर्मेंटेशन फंजाई बिकॉज इट इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। तो जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स जिनको बनाने में ये यीस्ट मदद करती हैं उसमें अल्कोहल भी है तो साथ ही साथ ब्रेड भी है, मींस इट इज यूज्ड इन वाइन इंडस्ट्री एज वेल एज इन ब्रेड इंडस्ट्री। अब ब्रेड इंडस्ट्री में काम आ रही है ये, दैट्स व्हाई यीस्ट इट इज आल्सो टर्म्ड एज बेकर्स यीस्ट। इसको बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है बिकॉज इट इज यूज्ड इन ब्रेड इंडस्ट्री। और ये वाइन इंडस्ट्री में भी काम आती है, तो ये ब्रिवरीज में काम आ रही है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रीवर्स यीस्ट। इसको ब्रीवर्स यीस्ट भी कहा जाता है। बात समझ गए होंगे आप लोग कि ब्रेड इंडस्ट्री में काम आती है इसलिए इसको बेकर्स यीस्ट के नाम से जान रहे हैं, तो साथ ही साथ ये वाइन इंडस्ट्री में काम आती है तो इसको हम ब्रीवर्स यीस्ट भी बोल सकते हैं। अगर इसकी एक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो यीस्ट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन, दैट इज विटामिन B2। तो विटामिन B2 के प्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जितनी भी बातें हमने यहां पर यीस्ट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर कहीं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको यीस्ट की आनी चाहिए यहां पर। चलिए यहां पर ये एस्कोमाइसिटीज जो कि सेकंड क्लास थी फंजाई की, इसके बारे में सारी बातें कंप्लीट होती हैं, जिसमें हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, और साथ ही साथ उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आते हैं एस्कोमाइसिटीज क्लास के अंदर, उन पर बात हुई। अब यहां पर फंजाई की जो तीसरी क्लास आती है दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। तो तीसरी क्लास यहां पर हम अब देखने जा रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज। इस बेसिडियोमाइसिटीज को हम कॉमनली बोलते हैं क्लब फंजाई।
बेसिडियोमाइसिटीज इज कॉमनली नोन एज क्लब फंजाई। तो इसको क्लब फंजाई क्यों बोला जाता है? ठीक वैसे ही जैसे एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई बोला गया क्योंकि वहां पर एस्कस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी तरीके से बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जब हम सोमेटोगेमी देखते हैं तो यहां पर एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द बेसिडियम। और उसी क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के कारण इस पूरी क्लास का नाम पड़ गया क्लब फंजाई। तो कॉमनली इसको क्लब फंजाई कहा जाता है। अब इसका अगर हम हैबिटेट देखते हैं तो बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं दे आर ग्रोइंग ऑन सॉइल, एक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, तो साथ ही साथ दे आर ऑल्सो ग्रोन ऑन वुडन लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट। साथ ही साथ ये लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर एक पैरासाइट की फॉर्म में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसका हैबिटेट हो गया कि सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, वुडन लॉग्स पर, ट्री स्टम्प्स पर, और साथ ही साथ कुछ प्लांट बॉडीज के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं एज अ पैरासाइट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि हम हर एक क्लास में देख रहे हैं कि माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा हो। फाइकोमाइसिटीज में आपने माइसीलियम का स्ट्रक्चर देखा था तो वो कैसा था? एसेप्टेट और सिनोसाइटिक नेचर का था। लेकिन वही बात हमने जब एस्कोमाइसिटीज में करी तो वहां पर जो माइसीलियम का नेचर था वह था सेप्टेट नेचर का, ब्रांच नेचर का। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज के माइसीलियम की, तो यहां पर जो माइसीलियम होता है वो भी ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। तो कॉमन बात आ गई एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में कि यहां पर माइसीलियम का जो नेचर है वो कैसा है? ब्रांच्ड और सेप्टेट नेचर का है। लेकिन यहां पर डिफरेंस आ जाता है सेप्टा में कि अगर हम देखते हैं एस्कोमाइसिटीज के सेप्टा को तो वहां पर सिंपल सेप्टा बनते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सेप्टा बनता है, यहां पर एक यूनिक टाइप का सेप्टा बनता है जिसको कहा जाता है डोलीपोर सेप्टम। क्या कहा जाता है उस सेप्टम को? डोलीपोर सेप्टम। तो एक यूनिक फीचर जो यहां पर मिल रहा है दैट इज द डोलीपोर सेप्टम। तो ध्यान रखें यहां पर ये जो सेप्टा बनेगा वो किस नेचर का सेप्टा बनेगा? डोलीपोर नेचर का सेप्टा, दैट इज नोन एज डोलीपोर सेप्टम। डोम शेप्ड सेप्टा बनता है यहां पर। एक और यूनिक फीचर यहां पर मिलता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लैम्प कनेक्शन। चलिए जी इन दोनों पर हम थोड़ा सा डिटेल में लेके बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं इस डोलीपोर सेप्टम की, तो डोलीपोर सेप्टम में अगर देखा जाए तो ये एक बाउंड्री बन जाती है जो कि डोम शेप्ड फॉर्म में आपको दिखाई देती है। ये जो बाउंड्री होती है डोलीपोर सेप्टम की, इसको पेरेंथोजोम कहा जाता है। तो ध्यान रखें कि ये जो बाउंड्री बनी है यहां पर, इस बाउंड्री को पेरेंथोजोम कहा जाता है। सो पेरेंथोजोम क्या है? दिस इज द बाउंड्री ऑफ अ पोर। बाउंड्री ऑफ अ पोर, ये जो पोर बन रहा है यहां पर बीच में, क्योंकि जब सेप्टा बन रहा है तो बीच में एक लार्ज पोर बन जाता है। ये जो लार्ज पोर है इसकी जो बाउंड्री है, इस सेप्टम की जो बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज नोन एज अ पेरेंथोजोम। उस बाउंड्री को क्या कहा जाएगा? उस बाउंड्री को कहा जाएगा पेरेंथोजोम। अब ये जो डोलीपोर सेप्टम यहां पर बना, इसका जो शेप है ये डोम शेप्ड है, ये डोम शेप्ड होता है। अब ये जो डोलीपोर सेप्टम यहां बना जिसके सेंटर में ये लार्ज पोर प्रेजेंट है, तो ये पोर जो होता है इट अलाउज द साइटोप्लाज्म टू पास थ्रू इट बट डू नॉट अलाउ द न्यूक्लियस टू पास थ्रू इट। ये न्यूक्लियस को पास नहीं होने देता। जैसे एस्कोमाइसिटीज के अंदर सिंपल पोर बन रहा था, वो भी साइटोप्लाज्म को तो पास होने देता था लेकिन न्यूक्लियस को वो भी पास नहीं होने देता था। ठीक उसी तरीके से बेसिडियोमाइसिटीज में जो डोलीपोर सेप्टम बन रहा है जो कि डोम शेप्ड है, ये भी साइटोप्लाज्म को तो अलाउ करता है लेकिन न्यूक्लियस को अपने में से पास नहीं होने देता है। लेकिन बात आती है यहां पर कि जो कंडीशन मिलती है वो यूनिन्यूक्लिएटेड भी मिलती है और बाइन्यूक्लिएटेड भी मिलती है माइसीलियम की कंडीशन, ठीक है। तो यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन कुछ समय के लिए बनती है और जो बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन लंबे समय के लिए बनती है। लेकिन उस केस में ये होगा कि न्यूक्लियस का माइग्रेशन होना जरूरी हो जाएगा। अब वो न्यूक्लियस का जो माइग्रेशन होगा वो इस डोलीपोर सेप्टा से तो नहीं हो सकता, तो फिर यहां पर कुछ ट्यूबुलर कनेक्शंस बनते हैं इन बिटवीन द नेबरिंग और एडजेसेंट सेल्स, और वो ट्यूबुलर कनेक्शंस कहलाते हैं क्लैम्प कनेक्शंस। आपको दिखाई दे रहे होंगे ये दो एडजेसेंट सेल्स हैं, इन दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में
ये कुछ ट्यूबुलर कनेक्शंस बन रहे हैं। इन्हीं ट्यूबुलर कनेक्शंस को आपने क्या बोला है? क्लैंप कनेक्शन बोला है। नाउ दीज क्लैंप कनेक्शंस दे हेल्प इन द माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स और नियर बाय सेल्स। कि नियर बाय सेल्स में जो न्यूक्लियस का माइग्रेशन या ट्रांसफर होगा वो किसकी मदद से होगा? इन क्लैंप कनेक्शंस की मदद से होगा। तब जाके एक यूनिन्यूक्लिएटेड नेचर का माइसीलियम जो है वो पूरी तरह से बाइन्यूक्लिएटेड नेचर का माइसीलियम में कन्वर्ट हो पाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आ गई आपके लिए कि आपसे पूछा जाए कि बेसिडियोमाइसीटीज के दो यूनिक फीचर्स क्या हैं उसके स्ट्रक्चर में। तो एक तो है प्रेजेंस ऑफ डोलीपोर सेप्टम, जबकि दूसरा है प्रेजेंस ऑफ क्लैंप कनेक्शन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान में रखनी है। डोलीपोर सेप्टम में आपसे पूछा जाए किस शेप का होता है तो ध्यान रहे डोम शेप्ड का होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसके सेंटर में पोर बनता है तो लार्ज पोर देखने को मिलता है। लेकिन क्या वो पोर साइटोप्लाज्म को अलाउ करता है? तो बिल्कुल करता है। लेकिन क्या वो न्यूक्लियस को भी अलाउ करता है? तो न्यूक्लियस को वो अलाउ नहीं करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो बाउंड्री होती है पोर की, जो कि सेप्टा की बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्या बोला जाता है? तो उसको पेरेंथोजोम बोला जाता है। अब आपसे यह भी पूछा जाए कि अगर न्यूक्लियस का ट्रांसफर होना हो एडजेसेंट सेल्स में तो वो डोलीपोर सेप्टम से तो नहीं होगा, तो फिर कौन से ऐसे इसमें स्ट्रक्चर्स बन के आते हैं जो कि उस न्यूक्लियस के माइग्रेशन में मदद करते हैं? तो फिर आपका आंसर जाएगा क्लैंप कनेक्शन। मींस दीज क्लैंप कनेक्शन, दीज आर द tubular connection which are formed in between the adjacent cells which helps in the migration of nucleus in the nearby cells so that the uninucleated mycelium can be converted into binucleated mycelium। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। अब यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बेसिडियोमाइसीटीज के दो यूनिक फीचर्स कौन कौन से हैं। एक तो डोलीपोर सेप्टम और दूसरा क्लैंप कनेक्शन। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है अबाउट डाइकैरियोटाइजेशन, कि यहां पर डाइकैरियोटाइजेशन की बात अगर हम करें तो उसका मतलब क्या होता है, पहले तो इसको समझें। व्हेन देयर विल बी द कन्वर्जन ऑफ यूनिन्यूक्लिएटेड माइसीलियम इनटू बाइन्यूक्लिएटेड माइसीलियम, देन सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज डाइकैरियोटाइजेशन। अब बेसिडियोमाइसीटीज की जब लाइफ साइकिल हम देखते हैं तो यहां पर यूनिन्यूक्लिएटेड माइसीलियम जो बनता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और बाकी जो पूरी लाइफ साइकिल में मेजॉरिटी ऑफ टाइम यहां पर जो माइसीलियम रहेगा वो रहेगा बाइन्यूक्लिएटेड। इस यूनिन्यूक्लिएटेड और इस बाइन्यूक्लिएटेड के लिए हम दो टर्म का यूज कर सकते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड को हम मोनोकैरियोटिक भी बोल सकते हैं और ऐसे ही बाइन्यूक्लिएटेड को हम डाइकैरियोटिक भी बोल सकते हैं। तो यहां समझ लेते हैं कि किस तरीके से मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का कन्वर्जन डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर होता है। तो समझते हैं यहां पर हम about dikaryotisation। So what is dikaryotisation? Dikaryotisation means the conversion of monokaryotic mycelium into dikaryotic mycelium। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम की अगर हम बात करें तो अगर इस तरह का माइसीलियम आपको दिख रहा है, ये क्लैंप कनेक्शंस बनेंगे यहां पर भी, और ये जो मैंने बनाया यहां पर दीज आर द डोम शेप्ड डोलीपोर सेप्टम। आगे जाके इसमें क्लैंप कनेक्शन भी फॉर्म होते हैं। तो यहां पर अगर देखिए तो ये सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है हर एक सेल में। मींस सच टाइप ऑफ माइसीलियम इज मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। ये किस तरह का माइसीलियम हो गया? दिस इज मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। ये मोनोकैरियोटिक नेचर का माइसीलियम होगा। अब मान लीजिए एक मोनोकैरियोटिक माइसीलियम दूसरे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम के साथ जाके फ्यूज होता है, दैट मींस इट परफॉर्म द सोमेटोगेमी। तो यहां पर अब जब सोमेटोगेमी परफॉर्म होगी तो फिर यहां डाइकैरियोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर अगर सोमेटोगेमी परफॉर्म हुई, एस्कोमाइसीटीज में हम पढ़ के आए हैं सोमेटोगेमी, तो यहां आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब सोमेटोगेमी अगर परफॉर्म होता है तो फिर अब कुछ इस तरह का माइसीलियम आपको दिखाई देगा जिसमें डाइकैरियोन का फॉर्मेशन हो चुका होगा। मान लीजिए इस वाले सेल पे जाके एक दूसरा माइसीलियम जो कि मोनोकैरियोटिक नेचर का ही था वो आके कहां पर, इस जगह पे फ्यूज हुआ। तो अब यहां पर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे इस सेल में? 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। अब ये कुछ माइसीलियम आपको ऐसा नजर आ रहा है, तो यहां पर ये क्या बन के आ गया? एक डाइकैरियोन बन के आएगा जिसमें एक सेल है दैट कंटेन्स द 2 हैप्लॉइड
न्यूक्लियाई। अब यहां पर ये जो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है दे अंडरगो डिवीजन, ये क्या करेंगे, ये डिवाइड होंगे, और दो से जब ये डिवाइड होंगे न्यूक्लियस तो ये 2 से 4 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करवा लिया इन्होंने, ये माइटोसिस परफॉर्म करवा लिया। तो अब यहां पर अब कितने न्यूक्लियस हो गए, 4 न्यूक्लियस हो गए। अब आप जानते हैं कि ये जो डोलिपोर सेप्टम है इट अलाउज द साइटोप्लाज्म बट इट डू नॉट अलाउ द न्यूक्लियस टू पास थ्रू इट। तो फिर एडजेसेंट सेल्स में न्यूक्लियस को माइग्रेट करने के लिए कुछ और स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, और वो कौन सा स्ट्रक्चर था, क्लैम्प कनेक्शंस। मींस एडजेसेंट सेल्स के अंदर यहां के बीच में यहां पर कुछ ट्यूबुलर कनेक्शंस बन जाएंगे, और इन ट्यूबुलर कनेक्शंस को आप क्लैम्प कनेक्शंस बोलते हैं। एंड दीज क्लैम्प कनेक्शंस दे अलाउ द न्यूक्लियस टू पास थ्रू इट। ये अब न्यूक्लियस को अलाउ करेगा अपने में से पास होने के लिए, जिससे कि वो नियर बाई सेल्स में वो न्यूक्लियस ट्रांसफर हो पाए। तो अब यहां पर ये जो 4 न्यूक्लियस है इसमें से एक न्यूक्लियस इस क्लैम्प कनेक्शन में से कहां पहुंच जाएगा, इस वाले सेल के अंदर। ऐसे ही ये एक और न्यूक्लियस जो यहां पर प्रेजेंट है ये इस क्लैम्प कनेक्शन में से इस वाले सेल के अंदर पहुंच जाएगा। तो यहां पर अब कैसा होगा, ये 2 न्यूक्लियस रह गए, यहां पर भी 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, यहां पर भी 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, और लगातार जब ऐसा चलता रहेगा जब तक कि पूरा माइसीलियम कैसा ना हो जाए, बाई न्यूक्लिएटेड मींस डाइकैरियोटिक ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान रखना है कि मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में क्या हुआ, सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी के कारण क्या बन के आया, ये डाइकैरियोन बन के आया। डाइकैरियोन के अंदर कितने, डाइकैरियोन जब बना तो उसमें 2 न्यूक्लियस है, और वो 2 न्यूक्लियस दे विल अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन, और अब वहां पर न्यूक्लियस कितने हो गए, जस्ट डबल हो गए। तो अब वो न्यूक्लियस एडजेसेंट सेल्स में माइग्रेट करेंगे, तो वो माइग्रेट कैसे करेंगे, थ्रू द क्लैम्प कनेक्शंस। तो क्लैम्प कनेक्शन का फीचर समझ में आ गया होगा आपको कि क्लैम्प कनेक्शंस मदद कर रहा है डाइकैरियोटाइजेशन प्रोसेस के अंदर, कि ये क्लैम्प कनेक्शंस के द्वारा ही न्यूक्लियस जो होते हैं ये एडजेसेंट सेल्स या नियर बाई सेल्स में माइग्रेट होते हैं। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा माइसीलियम इस तरीके से ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहां तक हमने शो कर दिया था कि ये 4 न्यूक्लियस थे, और 4 में से एक न्यूक्लियस यहां पर आ गया, एक न्यूक्लियस यहां पर आ गया। अब आगे तक पहुंचाना है तो फिर वापस यहां पर क्लैम्प कनेक्शंस बनेंगे, और ये न्यूक्लियस वापस यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और इस वाले का न्यूक्लियस भी इसके एडजेसेंट सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वापस से यहां पर 2 न्यूक्लियस जो थे उनमें फिर वापस क्या होगा, वापस इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, और माइटोटिक डिवीजन होने पर फिर एक न्यूक्लियस इसमें आएगा और एक न्यूक्लियस इधर वाले में आ जाएगा। तो अब कंप्लीट माइसीलियम कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स डाइकैरियोटिक। ये हो जाएगा डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। तो यहां पर ये कन्वर्जन हुआ किसका, इस मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम में, और इसी को कहा जाता है डाइकैरियोटाइजेशन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर जो प्रोसेस चलता है वो किस नाम से जाना जाता है, डाइकैरियोटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और डाइकैरियोटाइजेशन का मतलब होता है द कन्वर्जन ऑफ मोनोकैरियोटिक माइसीलियम इनटू डाइकैरियोटिक माइसीलियम। और यहां पर ये जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बन के आता है इट इज शॉर्ट लिव्ड, बट दिस डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज लॉन्ग लिव्ड इन द साइकिल और इन द लाइफ साइकिल ऑफ द बेसिडियोमाइसीटीज। तो यहां पर ये डाइकैरियोटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपको यहां पर इस क्लैम्प कनेक्शन और इस डोलिपोर सेप्टम को भी ध्यान में रखना है। ये तीनों ही बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग बेसिडियोमाइसीटीज। चलिए जी, जनरल कैरेक्टर्स के बाद बात आती है कि बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर जो रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है। तो यहां पर सबसे पहले देखने को मिलता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि अगर हम चारों क्लासेस को देखें तो कौन सी ऐसी क्लास है फंजाई की जहां पर कोई भी एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है, तो वो है बेसिडियोमाइसीटीज। तो फिर यहां पर जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एंड दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो यहां पर कॉमनली आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर कॉमनली आपको फ्रेगमेंटेशन तो देखने को मिलेगा, लेकिन एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा यहां पर रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि अस्टिलेगो हुआ, एगैरिकस हुआ, इन दोनों के अंदर आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई एसेक्सुअल स्पोर यहां पर नहीं बनेगा।
फिर बात आती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहां पर भी होगा तो वही तीनों इवेंट तो चलेंगे, यानी तीनों स्टेप्स में परफॉर्म होता ही है कि पहले प्लाज्मोगेमी भी होगी, कैरियोगेमी भी होगी और मियोसिस भी होगा। लेकिन अगर यहां पर टाइप्स की बात आती है तो कौन से टाइप्स यहां पर देखने को मिलते हैं? यहां देखने को मिलेगा सोमैटोगेमी और साथ ही साथ यहां देखने को मिलेगा स्पर्मेटाइजेशन। आपको पता ही है कि सोमैटोगेमी में किसी भी तरह के सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन यहां पर होता क्या है? देयर विल बी द डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ द टू हाइफी। जबकि हम स्पर्मेटाइजेशन की बात करें तो यहां पर कुछ नॉन मोटाइल नेचर के स्पोर्स बनते हैं जिसको हम स्पर्मेशिया या पिक्नियोस्पोर्स बोल देते हैं। तो यहां पर भी इस केस में भी आपको किसी तरह के सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बेसिडियोमाइसिटीज के सभी मेंबर्स को देखा जाए तो वहां पर कॉमनली वो परफॉर्म करवाते हैं सोमैटोगेमी, यानी सोमैटोगेमी यहां पर मेनली देखने को मिलती है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां पर स्पर्मेटाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे कि पक्सीनिया। हम इसको थोड़ा अभी डिटेल में देखेंगे कि पक्सीनिया एक ऐसा बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये स्पर्मेटाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर मेंबर्स जो होंगे बेसिडियोमाइसिटीज के वो क्या परफॉर्म करवाते हैं? वे सोमैटोगेमी को परफॉर्म करवाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सोमैटोगेमी। हम पहले ही एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में सोमैटोगेमी को देख चुके हैं। एक बार फिर से बेसिडियोमाइसिटीज में देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है। सोमैटोगेमी में आप जानते हैं देयर विल बी द डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ टू हाइफी। दो माइसिलियम के दो हाइफी इसमें डायरेक्टली फ्यूज करते हैं, और जब इनका डायरेक्ट फ्यूजन होगा तो दोनों हाइफी के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएंगे, और जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप परफॉर्म हो जाता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। अब जब प्लाज्मोगेमी हो गई जिसमें साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गए लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, तो उसकी वजह से जो सिंगल सेल यहां पर बन के आया दैट कंटेन द टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज टर्म्ड एज डाइकैरियोन। तो बेसिडियोमाइसिटीज में भी प्लाज्मोगेमी परफॉर्म होने के बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज बन के आ रही है, कौन सी? डाइकैरियोन। एंड दैट डाइकैरियोन इज अ सिंगल सेल दैट कंटेन द टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहां पर डाइकैरियोटाइजेशन देखने को मिलता है, मींस द कन्वर्जन ऑफ यूनिन्यूक्लिएटेड और मोनोकैरियोटिक माइसिलियम इनटू बाइन्यूक्लिएटेड और डाइकैरियोटिक माइसिलियम। तो अब इस डाइकैरियोन के बन जाने के बाद यहां पर ये पूरा माइसिलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइकैरियोटिक माइसिलियम में। लेकिन ये जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम बन के आएगा ये डोलिपोर सेप्टम में से तो बन के नहीं आएगा, क्योंकि डोलिपोर सेप्टम तो न्यूक्लियस के ट्रांसफर में मदद नहीं करता, वो तो न्यूक्लियस को पास नहीं होने देता। तो फिर यहां पर कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे? यहां पर बनेंगे ये क्लैम कनेक्शंस। तो ये क्लैम कनेक्शंस कुछ ऐसे ट्यूबुलर कनेक्शन यहां पर एडजेसेंट या नियर बाय सेल्स के बीच में बनेंगे जो कि न्यूक्लियस के माइग्रेशन में या उनके ट्रांसफर में मदद करते हैं। तब जाके पूरा का पूरा जो माइसिलियम होगा वो मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक माइसिलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर जब ये डाइकैरियोन बन चुका होगा, जब यहां पर एडजेसेंट सेल्स में न्यूक्लियस का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, एंड फाइनली द मोनोकैरियोटिक माइसिलियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइकैरियोटिक माइसिलियम। तो अब इस माइसिलियम को आप देखिए, हर एक सेल के अंदर आपको दो न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। तो अब ये पूरा का पूरा जो माइसिलियम है वो किस नेचर का हो गया है? बाइन्यूक्लिएटेड नेचर का हो गया है, यानी ये हो गया डाइकैरियोटिक माइसिलियम। अब ये पूरा जब माइसिलियम डाइकैरियोटिक नेचर का हो जाएगा तब इसमें ये कुछ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स बन के आते हैं, और ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स यहां पर कहलाते हैं बेसिडियम। तो ध्यान रहे कि जैसे एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेक लाइक स्ट्रक्चर बना था या बैग लाइक स्ट्रक्चर बना था जिसको हमने कहा था एस्कस, ठीक उसी तरीके से बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि क्लब शेप्ड होते हैं और इनको कहा जाता है बेसिडियम। वंस दिस बेसिडियम आर फॉर्म्ड, बोथ दीज न्यूक्लियाई गेट ट्रांसफर्ड इनटू द बेसिडियम। ये दोनों ही हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होंगे वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे? इस बेसिडियम के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहां पर आपको अब दिख रहा है कि बेसिडियम के अंदर ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आ चुके हैं। अब ये दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, एंड दैट इज नोन एज द कैरियोगेमी, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सेकंड स्टेप यहां पर परफॉर्म होगा। व्हेन बोथ ऑफ दीज हैप्लॉइड न्यूक्लियाई गेट फ्यूज्ड दे गिव राइज टू द डिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो अब यहां पर इस बेसिडियम के अंदर ये जो न्यूक्लियस बन के आया, ये कैसा न्यूक्लियस है? इट इज द डिप्लॉइड न्यूक्लियस।
ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस यहां पर बन के आ जाएगा। नाउ दिस डिप्लॉयड न्यूक्लियस दे अंडरगो द मियोसिस। अब यहां पर क्या होगा, इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस का मियोसिस होगा। जब मियोसिस होता है तो फिर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन के आएंगे, ये कहां पर बन के आएंगे, एट द पेरिफेरल साइड। तो ये बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए यहां पर, ये बेसिडियम के बिल्कुल पेरिफेरी पर ये 4 आपको स्पोर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं दैट कंटेन द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो ये कब बने, व्हेन देयर विल बी द मियोसिस इन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एट द पेरिफेरल साइड और एट द आउटर साइड ऑफ द बेसिडियम। और ये जो स्पोर्स यहां पर बन के आते हैं, इन्हीं को कहा जाता है बेसिडियो स्पोर्स, जो कि हैप्लॉइड नेचर के स्पोर्स होंगे। तो एक बात आपके यहां पर दिमाग में आएगी कि ये जो बेसिडियो स्पोर्स बन रहे हैं, ये बेसिडियम के अंदर बन रहे हैं या उसके सरफेस पे या बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो कहां बन रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड आउटसाइड दिस बेसिडियम। दैट्स वाई द ओरिजिन ऑफ दीज बेसिडियो स्पोर्स इज एक्सोजिनस। तो इनका ओरिजिन जो है वो कैसा है, एक्सोजिनस ओरिजिन होगा। जबकि हमने एस्कोमाइसिटीज में देखा था कि जो एस्कोस्पोर्स बन रहे थे, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द एस्कस। दैट्स व्हाई द ओरिजिन ऑफ एस्कोस्पोर्स आर एंडोजिनस। ध्यान रहे कि एस्कोस्पोर्स का ओरिजिन एंडोजिनस ओरिजिन माना जाता है, जबकि बेसिडियोस्पोर्स का ओरिजिन एक्सोजिनस माना जाता है। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स बने हैं, ये क्या है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल स्पोर्स। These are also the sexual spores. Sexual mode of reproduction की बात हो रही है। सोमेटोगेमी is a type of sexual reproduction. तो यहां पर जो स्पोर्स बन रहे हैं, आप उसको क्या मानेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स मानेंगे। तो बेसिडियोस्पोर्स जो बने यहां पर, these are the sexual spores। तो हमारे सामने अभी तक जो सेक्सुअल स्पोर्स के नाम आए वो ये आए, एक तो आए थे oospores, ठीक है, दूसरा आया था जाइगोस्पोर्स, तीसरा आया हमारे पास एस्कोस्पोर्स और चौथा सेक्सुअल स्पोर आया बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो ध्यान रखें कि कौन कौन से सेक्सुअल स्पोर्स फंजाई के अंदर बनते हैं। तो बेसिडियोस्पोर्स भी सेक्सुअल स्पोर्स हैं। दीज बेसिडियोस्पोर्स लेटर ऑन डिटैच फ्रॉम द बेसिडियम। ये बेसिडियम से डिटैच हो जाते हैं और डिटैच होने के बाद एनवायरमेंट में इनका भी जर्मिनेशन हो जाएगा और जर्मिनेट होके ये वापस से न्यू माइसिलियम का फॉर्मेशन करा देते हैं। अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि बेसिडियम क्या बिल्कुल पेरिफ्री पे जो बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, तो कई बार यहां पर इनको सराउंड कर लेते हैं फंगल फिलामेंट्स, तो एक पूरी फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर ये जो पूरी फ्रूटिंग बॉडी बन के आएगी, इसको बोल देते हैं हम बेसिडियोकार्प। तो यहां पर जो फ्रूटिंग बॉडी बनी उसको क्या नाम देंगे हम, बेसिडियोकार्प। एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बन रही थी, दैट कंटेन द एस्कस एज वेल एज एस्कोस्पोर, दैट फ्रूटिंग बॉडी इज टर्म्ड एज एस्कोकार्प। तो यहां बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, दैट कंटेन्स द बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर, दैट इज टर्म्ड एज द बेसिडियोकार्प। तो जब बेसिडियोकार्प और बेसिडियम से रप्चर होते हुए ये बेसिडियोस्पोर्स एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, तो इनका जर्मिनेशन होगा एंड दे गिव राइज टू द न्यू माइसिलियम। ये वापस से नई माइसिलियम का फॉर्मेशन करा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में सोमेटोगेमी किस प्रकार से परफॉर्म होती है। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप मिल रहे हैं, एक तो सोमेटोगेमी और दूसरा स्पर्मेटाइजेशन मिल रहा है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज सोमेटोगेमी इज फाउंड। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जिनके अंदर स्पर्मेटाइजेशन देखने को मिलता है। तो अब स्पर्मेटाइजेशन पे हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्पर्मेटाइजेशन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्पर्मेटाइजेशन जो है, इट इज कॉमनली फाउंड इन रस्ट फंजाई। ये हमें कहां पर, रस्ट फंजाई के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज पक्सीनिया। ध्यान रखें, स्पर्मेटाइजेशन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज कॉमनली फाउंड इन रस्ट फंजाई, दैट इज पक्सीनिया। ये यूजुअल केस नहीं है, ज्यादातर मेंबर्स में ये नहीं मिलेगा। ज्यादातर मेंबर्स में तो सोमेटोगेमी ही मिलेगी, कुछ के अंदर ये स्पर्मेटाइजेशन मिलता है। और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है जिसको हम कॉमनली रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं,
और उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पक्सीनिया। अब पक्सीनिया की कई स्पीशीज हैं, पक्सीनिया ग्रैमिनिस है, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा है, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस है, लेकिन यहां पर हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज को लेकर चल रहे हैं दैट इज पक्सीनिया ग्रैमिनिस, जो कि मोस्ट कॉमन स्पीशी मानी जाती है इसकी, पक्सीनिया ग्रैमिनिस। एंड दिस पक्सीनिया ग्रैमिनिस इट कॉजेस ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट ऑन वीट। वीट पर एक डिजीज कॉज करती है ये, जिसका नाम क्या है, ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट डिजीज, वीट पर कॉज करती है। तो ध्यान रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाए कि पक्सीनिया की कौन सी स्पीशी है जो कि वीट के अंदर ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट को कॉज करती है, तो आपका जवाब होगा पक्सीनिया ग्रैमिनिस। अब पक्सीनिया जो होता है ये एक तरीके का हिट्रोशियस फंजाई है, ये हिट्रोशियस फंगस है। तो दिमाग में बात आती है कि ये हिट्रोशियस फंगस क्या होता है भाई, तो हिट्रोशियस फंगस का मतलब है कि ऐसा फंजाई जो कि अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट प्लांट पर कंप्लीट करवाता हो। समझ में आई बात आपको, द फंगस दैट नीड्स टू टाइप्स ऑफ होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, दैट फंजाई इज टर्म्ड एज हिट्रोशियस फंजाई। अगर मैं बोलूं आपके लिए यहां पर ओटोशियस, अलग से बात है, थोड़ा ध्यान रखें इसको, ओटोशियस, तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम ओटोशियस फंजाई बोलते हैं तो फिर द फंजाई दैट कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ऑन सिंगल होस्ट, तो आप उसको क्या बोल देंगे, ओटोशियस। लेकिन पक्सीनिया का जो नेचर है वो कैसा है, हिट्रोशियस नेचर है, मींस इट कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ऑन टू होस्ट प्लांट्स, दैट्स व्हाई पक्सीनिया इज नोन एज हिट्रोशियस फंगस। अब बात आती है कि अब दो होस्ट प्लांट पे ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, तो कौन कौन से वो होस्ट प्लांट हैं, तो एक होस्ट प्लांट तो होगा वीट और दूसरा होता है बारबेरी प्लांट। ध्यान रहे हैं कौन कौन से दोनों प्लांट हैं, एक तो है वीट प्लांट और दूसरा है बारबेरी प्लांट। अब वीट प्लांट जो होता है इट इज कंसीडर्ड एज द प्राइमरी होस्ट, जबकि बारबेरी प्लांट जो होता है इट इज कंसीडर्ड एज द सेकेंडरी होस्ट। तो ध्यान रखें इन दोनों बातों का कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पक्सीनिया की जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है तो उसमें जो दो प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है या दो होस्ट प्लांट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो वीट प्लांट होता है, दूसरा बारबेरी प्लांट होता है, जहां पर वीट प्लांट तो एक प्राइमरी होस्ट है जबकि बारबेरी प्लांट जो है वो सेकेंडरी होस्ट है। प्राइमरी और सेकेंडरी से आप बात समझ रहे होंगे कि प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट का मतलब है कि वैसे तो ये अपनी लाइफ साइकिल को परफॉर्म करवा रहा है वीट प्लांट पर, लेकिन मान लीजिए खेत में एग्रीकल्चर लैंड्स में वीट नहीं है, तो क्या पक्सीनिया की लाइफ साइकिल नहीं चलेगी, चलेगी बिल्कुल। क्यों चलेगी भाई, क्योंकि इसके लिए एक ऑल्टरनेट होस्ट भी अवेलेबल है, और वो ऑल्टरनेट होस्ट क्या है, बारबेरी। कि अगर वीट प्लांट अवेलेबल नहीं होगा तो इसके जो लाइफ साइकिल चल रही होगी उस दौरान वो कहां पर चल रही होगी, वो बारबेरी प्लांट पर चल रही होगी। इसलिए बारबेरी प्लांट को हम क्या मान रहे हैं, सेकेंडरी या ऑल्टरनेट होस्ट मान रहे हैं यहां पर, लेकिन प्राइमरी होस्ट कौन है, वीट प्लांट ही है। अब इसी पक्सीनिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने यहां पर आते हैं। जैसे कि आपको बता ही दिया मैंने कि पक्सीनिया को कॉमनली रस्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है दैट लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज रस्ट साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल को बोलते हैं रस्ट साइकिल। और इसी साइकिल को सबसे पहले डिस्कवर किया प्रोफेसर के.सी. मेहता। तो ध्यान रखें, रस्ट साइकिल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर के.सी. मेहता। अब यहां पर हम स्पोर्स पे अभी देखेंगे, लेकिन एक बार यहां समझ लें कि वीट प्लांट पे सबसे पहले जो स्पोर्स इन्फेक्ट करते हैं तो वो होते हैं एसियोस्पोर्स, यानी प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज्ड ऑन वीट बाय एसियोस्पोर्स। ध्यान रहे कि वीट पर जो प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज होगा वो किन स्पोर्स के द्वारा होता है, एसियोस्पोर्स के द्वारा, जबकि सेकेंडरी इन्फेक्शन जो कॉज होता है वीट पर दैट इज बाय यूरेडोस्पोर्स। ठीक है, 5 तरीके स्पोर्स के नाम आते हैं यहां पर, एक आता है यूरेडोस्पोर्स, एक आता है टेल्यूटोस्पोर्स, एक आता है बेसिडियोस्पोर्स, और बाकी 2 और आते हैं जिसका एक नाम है पिक्नियोस्पोर्स और एक आता है एसियोस्पोर्स। तो मैंने आपके सामने अभी 2 नाम लिए यहां पर
कि जो वीट प्लांट पर प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है वो स्पोर तो कहलाता है एसियो स्पोर, जबकि वीट पर ही सेकेंडरी इन्फेक्शन जो कॉज होता है वो होता है यूरोडोस्पोर्स के द्वारा। तो एक बार इस स्पर्मेटाइजेशन को जो कि पक्सिनिया के अंदर देखने को मिलता है, इसको हम ब्रीफ में यहां पर एक बार समझते हैं। ठीक है, कि कौन सा स्पोर कहां पर बन रहा है, किस प्लांट पे बन रहा है, और कौन सा स्पोर जाके वीट को इन्फेक्ट करेगा, कौन सा स्पोर जाके बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। तो इसको एक ब्रीफ व्यू हम यहां पर देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हम वीट प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जहां पर वीट प्लांट प्रेजेंट है। अब मान लीजिए उस वीट प्लांट पर बिल्कुल फ्रेश वीट प्लांट आया है, उस पर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है इस पक्सिनिया का। तो उस टाइम पर पक्सिनिया कहां पर अवेलेबल होगा? बारबेरी प्लांट पर, क्योंकि बारबेरी प्लांट जो है वो क्या है, एक तरीके का ऑल्टरनेट या सेकेंडरी होस्ट है। अब क्या होगा, जब फ्रेश वीट प्लांट्स एग्रीकल्चर फार्म में, एग्रीकल्चर लैंड पर ग्रो कर रहे होंगे, तो उस दौरान वहां पर पक्सिनिया कि जो स्पोर्स हैं उस वीट प्लांट को इन्फेक्ट करवाएंगे। तो किस प्रकार से इन्फेक्शन होगा कि बारबेरी प्लांट पर जो एसियो स्पोर्स बने हुए होंगे, दे गेट रिलीज फ्रॉम द बारबेरी प्लांट। कौन से स्पोर्स? एसियो स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड ऑन बारबेरी प्लांट, दे गेट रिलीज फ्रॉम द बारबेरी प्लांट एंड अटैक ऑन द वीट प्लांट। तो जो वीट प्लांट पर सबसे पहला अटैक होगा वो किसके द्वारा होगा? एसियोस्पोर्स के द्वारा होगा। और एसियोस्पोर्स कहां बने हैं? बारबेरी प्लांट पे बने हुए हैं। तो एसियोस्पोर जब रिलीज होंगे बारबेरी प्लांट पर, तो वही सबसे पहले वीट प्लांट पर इंफेक्शन कॉज करेंगे। यही कारण है कि हम बोलते हैं कि वीट प्लांट पर जो स्पोर्स प्राइमरी इंफेक्शन कॉज करते हैं वो कौन से होते हैं? एसियोस्पोर्स होते हैं। अब जब ये वीट प्लांट को इन्फेक्ट कर देंगे एसियोस्पोर्स, तो जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होके वापस से नया माइसिलियम बनाते हैं। अब उस माइसिलियम से फिर वापस से एक नए स्पोर्स बनेंगे। अब जो नए स्पोर्स बनेंगे वो कहलाते हैं यूरेडोस्पोर्स, यानी एसियोस्पोर्स से जो माइसिलियम बना, उस माइसिलियम से जो नए स्पोर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? यूरेडोस्पोर्स कहलाएंगे। अब यूरेडोस्पोर्स जो बन के आ रहे हैं, ये रिपीटेडली क्या करेंगे? जो वीट प्लांट इन्फेक्ट नहीं है उनको भी इन्फेक्ट कर देंगे। यानी अब जो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज हो रहा है वो किन स्पोर्स के द्वारा हो रहा है? यूरेडोस्पोर्स के द्वारा हो रहा है। तो ध्यान रखें, एसियोस्पोर्स तो प्राइमरी इंफेक्शन कॉज करता है, प्राइमरी इंफेक्शन ऑन वीट प्लांट, जबकि यूरेडोस्पोर जो होते हैं दे कॉज सेकेंडरी इंफेक्शन। ये सेकेंडरी इंफेक्शन कॉज करेगा वीट प्लांट पर। वीट प्लांट पे इंफेक्शन की बात हो रही है, ध्यान रखना। ये एसियोस्पोर्स दे कॉज द प्राइमरी इंफेक्शन ऑन वीट प्लांट, जबकि यूरेडोस्पोर्स जो होते हैं दे कॉज द सेकेंडरी इंफेक्शन ऑन द वीट प्लांट। दे रिपीटेडली अटैक ऑन द वीट प्लांट, लिखा हुआ है यहां पर, रिपीटेडली अटैक ऑन अदर वीट प्लांट्स। अब ये जो यूरेडोस्पोर्स वीट पर जब सेकेंडरी इंफेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे रिपीटेडली अटैक ऑन द अदर वीट प्लांट्स। यही कारण है कि वो हम क्या बोल रहे हैं कि यूरेडोस्पोर्स दे कॉज द सेकेंडरी इंफेक्शन। प्राइमरी इंफेक्शन तो कौन कॉज कर रहा है? एसियोस्पोर्स। लेकिन सेकेंडरी इंफेक्शन जो कॉज करते हैं वो कौन से स्पोर्स करते हैं? वो यूरेडोस्पोर्स। एंड दीज यूरेडोस्पोर्स दे रिपीटेडली अटैक ऑन द वीट प्लांट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई कि यूरेडोस्पोर्स वीट प्लांट्स पर रिपीटेडली अटैक करते हुए जाते हैं। अब जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो यूरेडोस्पोर्स नाउ दे कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ स्पोर्स विच आर नोन एज टेल्यूटोस्पोर्स। वही यूरेडोस्पोर वो माइसिलियम बनाएगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, और फिर वो माइसिलियम जब जर्मिनेट होता है तो फिर वो जो स्पोर्स बनाएंगे वो कौन से स्पोर्स बनेंगे? वो टेल्यूटोस्पोर्स बन के आते हैं यहां पर। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि वीट प्लांट पर बनने वाले जो स्पोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो यूरेडोस्पोर्स है और एक टेल्यूटोस्पोर्स है। एसियोस्पोर जो बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं? वो बारबेरी प्लांट पे बन रहे हैं। तो यहां पर ये टेल्यूटोस्पोर्स बन के आ रहे हैं, कहां से? यूरेडोस्पोर्स से। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक जो स्पोर्स आए, एक तो एसियोस्पोर्स आए जो कि कहां बने थे? बारबेरी प्लांट पर, और दो स्पोर्स ऐसे आए हैं जो कि कहां बन रहे हैं? वीट प्लांट पर। यूरेडोस्पोर्स भी और टेल्यूटोस्पोर्स भी कहां बने? वीट प्लांट पे। अब ये जो टेल्यूटोस्पोर्स बनते हैं, ये जो वीट क्रॉप हार्वेस्टिंग की स्टेज में आ गई है,
अब ये टेलुटोस्पोर्स क्या करेंगे, उस टेलुटोस्पोर्स का वहां पर इन्फेक्शन होगा, यानी ये एक तरीके से वीट क्रॉप में हार्वेस्टिंग के टाइम पर वहां पर मिल रहे हैं और जर्मिनेट होंगे जब ये टेलुटोस्पोर्स, देन दे गिव राइज टू द बेसिडियोस्पोर्स। तो ये जो बेसिडियोस्पोर्स भी बने, ये भी कहां बने, ये भी वीट प्लांट पर ही बन रहे हैं। कब बन रहे हैं ये, जब उस वीट क्रॉप का हार्वेस्टिंग हो चुका होगा। सो दीज टेलुटोस्पोर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द वीट स्ट्रॉ और सॉइल और यू कैन से इनएक्टिव सबस्ट्रेट। ध्यान रहे कि हालांकि वीट प्लांट पे हैं ये, लेकिन वीट अब हार्वेस्ट कर चुका होगा, वीट हार्वेस्टिंग के बाद जो इनएक्टिव सबस्ट्रेट होगा वहां पर ये टेलुटोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे और जब इनका जर्मिनेशन होगा तो फिर ये क्या बना देंगे, जो नए स्पोर्स बनेंगे वो बेसिडियोस्पोर्स होंगे। तो 3 नाम हमारे पास यहां पर आ गए जो कि वीट प्लांट से कंसर्न, 3 स्पोर्स हमारे पास यहां पर आ गए जो कि वीट प्लांट से कंसर्न रखते हैं। कौन कौन से, एक तो यूरेडोस्पोर्स, दूसरा टेलुटोस्पोर्स और तीसरा बेसिडियोस्पोर्स। तो ये तीनों ही स्पोर्स जो होंगे ये वीट प्लांट पर बनेंगे। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स यहां पर बनते हैं ये एयर के थ्रू किसी बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट करवा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बारबेरी प्लांट पर भी कभी ना कभी तो इन्फेक्शन होता होगा, तो वो कौन से स्पोर्स को इन्फेक्ट करवाते हैं। सो द बेसिडियोस्पोर्स दे अटैक ऑन द बारबेरी प्लांट। बेसिडियोस्पोर्स होंगे जो कि बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट करवाते हैं। बारबेरी प्लांट जब इन्फेक्ट होगा इन बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा तो ये बेसिडियोस्पोर्स उस बारबेरी प्लांट पे पहुंचकर वापस से एक नया माइसिलियम बनाता है और माइसिलियम जब बनेगा तो उससे फिर वापस से नए स्पोर्स बनेंगे। अब जो नए स्पोर्स सबसे पहली बार बारबेरी प्लांट पे बनते हैं वो कहलाते हैं पिकनियोस्पोर्स। तो बारबेरी प्लांट पे बनने वाले जो स्पोर्स हुए सबसे पहले वो कौन से हो गए, पिकनियोस्पोर्स हुए। These pycniospores again form the mycelium and that mycelium again give rise to new spores and those spores are termed as ACiospores। तो 2 तरीके स्पोर्स जो बारबेरी प्लांट पे बनते हैं वो कौन से हो गए, पिकनियोस्पोर्स एंड एसियोस्पोर्स। समझ में आ गई बात आपको कि वीट प्लांट पर कौन कौन से स्पोर्स बने और बारबेरी प्लांट पे कौन कौन से स्पोर्स बने। वीट प्लांट पे जो स्पोर्स बने वो कौन से, यूरेडोस्पोर्स, टेलुटोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, जबकि बारबेरी प्लांट पे जो स्पोर्स बने वो कौन से, पिकनियोस्पोर्स और एसियोस्पोर्स। क्लियर है। अब क्वेश्चन देख ले यहां पर कौन कौन से बन सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी इंफेक्शन कौन से स्पोर्स कॉज करते हैं वीट प्लांट पर, तो आपका आंसर एसियोस्पोर्स जाएगा। लेकिन ये एसियोस्पोर्स कहां बनते हैं, बारबेरी प्लांट पे बनते हैं। फिर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे स्पोर्स हैं जो कि वीट प्लांट पे सेकेंडरी इंफेक्शन कॉज करते हैं, तो आपका आंसर जाएगा यूरेडोस्पोर्स। फिर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से स्पोर्स जो हैं वो वीट प्लांट पे बन रहे हैं, तो आपके आंसर होंगे यूरेडोस्पोर्स, टेलुटोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। और अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे स्पोर्स हैं जो कि बारबेरी प्लांट को सबसे पहली बार इन्फेक्ट करते हैं, तो आपका आंसर जाता है बेसिडियोस्पोर्स, जो कि बनते तो कहां पर है, वीट प्लांट पे, लेकिन इन्फेक्शन कॉज कहां पे करेंगे, बारबेरी प्लांट पे करेंगे। तो फिर आपसे पूछा जाए कि बारबेरी प्लांट पर कौन से स्पोर्स बनते हैं, तो पिकनियोस्पोर्स बनते हैं और एसियोस्पोर्स बनते हैं। Is it clear? So this is all about the spermatization which is found in case of पक्सीनिया। पक्सीनिया के अंदर जो स्पर्मेटाइजेशन चलता है और उस दौरान बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं उसके सारे नाम आपके सामने यहां पर आ चुके हैं। यहां पर लिखा हुआ भी है, देखिए कि बारबेरी प्लांट पे बनने वाले कौन से स्पोर्स हैं, पिकनियोस्पोर्स और एसियोस्पोर्स हैं, जबकि वीट प्लांट पे बनने वाले कौन से स्पोर्स हैं, यूरोडोस्पोर्स और टेलुटोस्पोर्स। और बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो वीट प्लांट के इनएक्टिव सबस्ट्रेट पर बनते हैं। वीट प्लांट का जो इनएक्टिव सबस्ट्रेट होगा उस पर जो स्पोर बन रहे हैं वो बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कि 2 स्पोर्स तो बारबेरी प्लांट पर, ऐसे ही 2 स्पोर्स बन रहे हैं वीट प्लांट पे और एक वीट प्लांट के इनएक्टिव सबस्ट्रेट पे बन रहा है वो है बेसिडियोस्पोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटाइजेशन इन केस ऑफ रस्ट फंजाई दैट इज पक्सीनिया। अब बेसिडियोमाइसिटीज के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे सामने यहां पर आते हैं, जिसमें एक नाम आता है ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई। बिल्कुल यहां पर ये नाम जो पड़ा ये इसी वजह से पड़ा कि जब ये वुड पर ग्रो करता है तो शेल्फ बन जाती हैं, शेल्फ की तरह कुछ अपीयरेंस देता है, इसीलिए इसका नाम ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई पड़ गया। बिकॉज देयर फ्रूटिंग बॉडी इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रैकेट।
देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई ब्रैकेट्स या शेल्फ की फॉर्म में वुड पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनका नाम ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई पड़ा। फिर एक एग्जांपल आता है पफ बॉल्स। अब पफ बॉल जो होते हैं दे आर फ्रूटिंग बॉडी आर पफ लाइक, बॉल्स की तरह बनते हैं, पफ्स की तरह बनते हैं, और जब ये रप्चर करते हैं तो एकदम वायलेंटली बर्स्ट होते हुए स्पोर्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये पफ बॉल्स कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मशरूम्स। अब ध्यान रहे कि मशरूम्स में जो आप ये स्ट्रक्चर देखते हैं ये है फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज द बेसिडियोकार्प, और यही एडिबल पार्ट, कि कुछ मशरूम जो एडिबल नेचर के होते हैं तो उसमें जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, बेसिडियोकार्प ही उसका एडिबल पार्ट होता है। तो मशरूम्स में जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, उसी की फ्रूटिंग बॉडी होती है, दैट इज द बेसिडियोकार्प। अब कुछ मशरूम जो कि एडिबल नेचर की मशरूम है, जिसमें एक एग्जांपल आता है एगैरिकस बाइस्पोरस। तो एगैरिकस बाइस्पोरस जो है एक एडिबल मशरूम है एंड इट इज मोस्ट डिलीशियस इन नेचर। कैसा है ये, मोस्ट डिलीशियस नेचर का एडिबल मशरूम है जिसका नाम है एगैरिकस बाइस्पोरस, और इसमें एडिबल जो इसका पार्ट होगा, दैट एडिबल पार्ट इज द फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज बेसिडियोकार्प। यहां पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, कॉमनली आप देखते ही हैं ये, दिस इज द एगैरिकस बाइस्पोरस, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द बेसिडियोकार्प। ये क्या है, ये बेसिडियोकार्प ही है, दिस इज द बेसिडियोकार्प। फिर देखिए कि कुछ ऐसे भी मशरूम्स हैं जो कि पॉइजनस नेचर के होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा पॉइजनस नेचर का जो मशरूम होता है दैट इज द एमानेटा मस्कैरिया। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस मशरूम। दुनिया का सबसे पॉइजनस मशरूम का नाम क्या है, एमानेटा मस्कैरिया। और एमानेटा मस्कैरिया जो है ये एक हेलुसिनोजेनिक मशरूम है, मींस पॉइजनस मशरूम है, और इससे भी हेलुसिनेशन होता है। कॉमनली पॉइजनस मशरूम्स जो होते हैं दे आर नोन एज टॉडस्टूल्स। एमानेटा मस्कैरिया तो वर्ल्ड का सबसे पॉइजनस है, लेकिन कई और भी हैं जो कि पॉइजनस नेचर के मशरूम होते हैं। तो उन सभी पॉइजनस मशरूम को हम कलेक्टिवली टॉडस्टूल्स के नाम से जानते हैं। ये जो मशरूम आपका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द एमानेटा मस्कैरिया। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है दैट इज द स्मट फंजाई। जैसे कि हमने बात कही थी रस्ट फंजाई की, दैट इज पक्सिनिया एंड दैट कॉजेज द रस्ट डिजीज। वो वीट के अंदर रस्ट डिजीज कॉज कर रहा था। ठीक उसी तरीके से बेसिडियोमाइसिटीज का एक और फंजाई जो कि कॉमनली स्मट फंजाई के नाम से जानते हैं, दे कॉजेज द स्मट डिजीज। और इसका एग्जाम्पल आता है स्मट फंजाई का अस्टिलैगो न्यूडा और अस्टिलैगो ट्रिटिकाई। दिस कॉजेज द लूज स्मट ऑफ वीट। जो डिजीज ये कॉज कर रहा है वो डिजीज का नाम है लूज स्मट ऑफ वीट। तो ध्यान रखें, अस्टिलैगो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है विच इज कॉमनली नोन एज स्मट फंजाई एंड कॉजेज द डिजीज इन वीट, दैट इज द लूज स्मट ऑफ वीट। तो फंजाई की 3 क्लासेस पर हम यहाँ पर अब तक बात कर चुके हैं। एक फाइकोमैसिटीज की बात हो चुकी है हमारी कंप्लीट, साथ ही साथ एस्कोमैसिटीज के जितने मेंबर्स हैं और उसके जो कैरेक्टर्स हैं उस पर सारी बात हम कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ ही साथ अब हमने यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटी जो कि तीसरी क्लास है फंजाई की, इस पर भी हमारी सारी बातों को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब जितने भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे हैं, चाहे वो फाइकोमैसिटीज में देखो हों या एस्कोमैसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में, ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको इनको एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना ही है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि आपने अभी देखा नीट 2020 में क्वेश्चन जो पूछा गया एस्परजिलस नाइगर पे पूछा गया कि एस्परजिलस नाइगर जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आज हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर रहे हैं अप टू बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी 4th क्लास को देखेंगे, दैट विल बी द ड्यूटेरोमाइसिटीज।